नमस्कार साथियों। तो चलिए आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, इस देखा जाए यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी का जो लोग एग्ज़ाम दिए हुए हैं, जिनका जिनका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो गया है वो लोग देखिएगा 12 अगस्त का है साथियों। 12 अगस्त का ये शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न है। ये जो प्रश्न है सभी लोग जो है स्टूडेंट लोग ही भेजा हुआ है, जो लोग एग्ज़ाम दिए सभी लोग वही ये प्रश्न को भेजा है। तो ये जो है सेकेंड शिफ्ट का 12 अगस्त का है। और देखा जाए साथियों, जिनका एग्जाम होने वाला है वो लोग पूरा अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, सभी को एनालाइज करके प्रश्न यहाँ पे लाए हैं। और देखा जाए साथियों, जिनका 12 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम था वो लोग कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा प्रश्न आया था क्या नहीं। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ और पूरा प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे पूरा प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं साथियों, ये कौन कौन सा प्रश्न आया था। तो देखिए फर्स्ट नंबर का प्रश्न में यहाँ पे जो दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर का प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है साथियों कि मुंबई के किस खिलाड़ी को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है और खेल के क्षेत्र में पूछा गया। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा रोहित शर्मा। तो आप लोग जो लोग एग्जाम दिए सभी लोग कमेंट करके बताइए कि ऐसा प्रश्न आया था क्या नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोहित शर्मा। यही अगला प्रश्न को बात किया जाए तो दूसरा नंबर का प्रश्न यहाँ पे जो दिया हुआ है साथियों कि मुंबई के दिग्गज अभिनेता को मरणोपरांत वर्ष 2026 में पद्म पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, वह कला के क्षेत्र में है। कला के क्षेत्र में है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा साथियों धर्मेंद्र सिंह देओल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका 20 सही उत्तर हो जाएगा साथियों। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे। तो 3 नंबर का प्रश्न में यहाँ पे जो दिया हुआ है, सभी लोग जिनका एग्जाम बाकी है साथियों वो लोग भी देखिएगा सब, उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है कि आप लोगों को पता चल जाए किस टाइप का प्रश्न आ रहा है। और ये वीडियो से आप लोगों का बहुत ही हेल्प होगा इससे और प्रश्न आएगा। तो चलिए देखा जाए यहाँ पे दिया हुआ तीसरा में कि लोरियस स्पोर्ट अवार्ड 2026 में लोरियस कम बैक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रोहरी मैकल रॉय हो जाएगा। तो इस प्रश्न को पूरा देखिएगा साथियों, इस प्रश्न को सही पूरा अंत तक देखिए। और यहाँ पे जो दिया हुआ है इस प्रश्न को आप लोगों को अच्छा से दिखता हुआ तो अच्छा से देखिए यहाँ पे। तो इसमें जो दिया हुआ है यहाँ से फिर से देखिएगा कि दिया हुआ है यहाँ पे वर्ष 2026 में वर्ष 2026 में लोरियस के बारे में बात किया जाए। वर्ष 2026 में लोरियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर सर्वोच्च खिताब किस खिलाड़ी ने जीता। तो इसका सही आंसर हो जाए कार्लोस अल्कराज हो जाएगा, टेनिस स्पेन से हो जाएगा। और तीसरा में यहाँ पर पूछा जाएगा साथियों अगला कि लोरियस स्पोर्टमैन अवार्ड में स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर किस महिला खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाए आरियाना सबलेका हो जाएगा। आरियाना सबलेका टेनिस से बेलारूस से हो जाएगा। यही चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों। तो चौथा नंबर का प्रश्न जो है यहाँ पे, चौथा नंबर का प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि फरवरी 2026 में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री रिजिजू ने बिहार के राजगीर में कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निगरानी ऐप हो जाएगा साथियों। इसका सही आंसर जो हो जाएगा निगरानी ऐप हो जाएगा। और यही आगे देखा जाए, इसमें आगे का प्रश्न यहाँ पे देखा जाए साथियों, आगे का प्रश्न यहाँ पे देखा जाए और दिया हुआ है। तो जिनका एग्जाम बाकी है वो लोग सभी लोग देखिएगा ध्यान से। और आगे इसका प्रश्न आ सकता है, आपसे देख सकते हैं ईसीएफ का मुख्य उद्देश्य जो है अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में चल रहे बुनियादी ढांचा परियोजनाएं की वास्तविक समय की निगरानी करना और उनके क्रियान्वयन में पारदर्शिता को बढ़ावा देना। इसके साथ ही साथ चिंतित शिविर में मंत्रालय द्वारा हज का लाइव बैंड के और AI चैट बॉक्स की शुरुआत की है। बहुत ही मोस्ट है साथियों। तो जिसका एग्जाम होने वाले सभी लोग देखिएगा
तो ये चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न यहाँ पे जो दिया हुआ है। 5 नंबर का प्रश्न यहाँ पे जो दिया हुआ है साथियों कि कपड़ा उद्योग में वैश्विक परिदृश्य को बढ़ावा देने के लिए आयोजित भारत के सबसे बड़े टेक्सटाइल शो भारत टेक्स 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो सही आंसर जो हो जाएगा साथियों इसका भारत भारत मंडपम नई दिल्ली हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यही आगे इसका बारे में एनालाइज किया हुआ प्रश्न है साथियों। तो आगे इसका देखिए और आगे बात किया जाए यहाँ पे दिया हुआ है भारत के मेगा ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स का तीसरा संस्करण की बात किया जाए तो 14 से 17 जुलाई 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम प्रगति मैदान में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। यह सफलतापूर्वक था। और वैश्विक आयोजन के बारे में बात किया द्वारा भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया था। और इस मेगा टेक्सटाइल शो का मुख्य विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी था साथियों। F विजन फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन फॉरेन को साकार करना और भारत का वैश्विक टेक्सटाइल हब के रूप में प्रदर्शित करता है। भारत का जो है भारत सरकार के द्वारा यह वैश्विक प्रदर्शित करता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 6ठा नंबर का प्रश्न है और आप लोग कमेंट करके बताएं सेकंड शीट में जिसका 12 अगस्त का था और लोग कमेंट करके बताएं सही ये सब प्रश्न आया था क्या नहीं। तो यहाँ पे दिया हुआ है हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार भारत के संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जाति एससी का दर्जा और उससे मिलने वाला आरक्षण लाभ केवल किन धर्मों के अनुयायियों तक ही सीमित है। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। और यहाँ पे दिया हुआ है साथियों कि सर्वोच्च न्यायालय ने चिंथाड़ा आनंद बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया कि संविधान अनुसूचित जाति आरएस 1950 के तहत अनुसूचित जाति एससी का दर्जा केवल हिंदू सिख और बौद्ध धर्मों को मानने वाले लोगों को तक ही सीमित है। जो है साथियों एससी का दर्जा जो है केवल हिंदू और सिख और बौद्ध धर्मों को मानने तक ही वाले को ही सीमित है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा साथियों इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सही आंसर जो बात करें तो ऑप्शन नंबर सी है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों। तो यही चलिए इसके बारे में और डिटेल देखा जाए और प्रश्न आने की जो संभावना है साथियों यहाँ पे देखा जाए और आने की जो संभावना है ये भी प्रश्न आ सकता है। आने की पूरी संभावना है साथियों जिनका एग्जाम बाकी है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यदि कोई व्यक्ति इन तीनों धर्मों के अतिरिक्त किसी अन्य धर्मों जैसे इस्लाम या ईसाई धर्म को अपनाता है तो उसका अनुसूचित जाति का दर्जा उसी क्षण से तुरंत और पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। एससी का जो दर्जा लेता सातवां आरक्षण तो इसमें पूछा जा रहा है बौद्ध जैसे हिंदू सिख और बौद्ध धर्म को अलावा जो मानता है जैसे कि आप ईसाई धर्म को मानते हैं इस्लाम धर्म को मानते हैं ये सब जो धर्म मानते हैं आप एससी होकर के तो आपका क्या करेगा एससी का दर्जा हटा दिया जाएगा साथियों। ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है हो जाता है चाहे उसका जन्म किसी भी अनुसूचित जाति का परिवार में क्यों ना हुआ हो। धर्म परिवर्तन के बाद वह व्यक्ति एससी आरक्षण वैधानिक लाभ या SC/ST 1989 के तहत किसी भी कानूनी सुरक्षा का दावा नहीं कर सकता साथियों। और ये देखा जाए ये जो है प्रश्न जो है साथियों किस राज्य में है तो आंध्र प्रदेश में लागू किया। किस राज्य में साथियों तो आंध्र प्रदेश में लागू किया गया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आंध्र प्रदेश में लागू किया है। आपसे प्रश्न आ सकता है प्रश्न में पूछ सकता है कि किस राज्य में लागू किया गया तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे। तो 27 नंबर अगला प्रश्न जो है यहाँ पे साथियों
अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ अक्टूबर नवंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मौद्रिक नीति समिति एमपीसी द्वारा निर्धारित रेपो दर कितने प्रतिशत स्थित है। तो रेपो दर के बारे में पूछा जा रहा है साथियों, रेपो दर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, आंसर के पूछा जा रहा है अक्टूबर नवंबर के बारे में पूछा जा रहा है। किसके बारे में पूछा जा रहा है? अक्टूबर नवंबर के बारे में पूछा। 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का आरबीआई का मौद्रिक नीति समिति एमपीसी द्वारा निर्धारित रेपो दर कितने प्रतिशत रखी गई है। और यही 2025 में अक्टूबर नवंबर पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा, ऑप्शन बोला जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और 12 अगस्त का सेकंड शिफ्ट में सभी प्रश्न को पूछा गया है, तो इसका 12.50 हो जाएगा और बाकी 12.50 हो जाएगा साथियों। और ये पूछा जा रहा है, देखिए अक्टूबर नवंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित निर्गतीय रेपो रेट 5.5 था, लेकिन दिसंबर 2025 की मौद्रिक नीति समीक्षा पूछा जा रहा है, इनमें से 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई थी, जिसके बाद 25.25 हो गया। वर्तमान पूछा जाएगा अभी का, तो वर्तमान में जो है साथियों, वर्तमान में कितना है साथियों? तो 5.25 हो जाएगा, 5.25 हो जाएगा वर्तमान। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों। और आरबीआई का पूछा जाएगा वर्तमान गवर्नर पूछा जाएगा, गवर्नर आपसे पूछा जाएगा तो हो जाए संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा हो जाएगा। ये जो है साथियों 26 में है, कौन है? 26 में हो जाएगा, 26 में है। और इसका अधिनियम जो आरबीआई का अधिनियम जो है 1934 का साथियों, लेकिन स्थापना 1935 में हुआ था। और बात किया जाए आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में हुआ था, 1949 में हुआ था। और यही चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, जनजातीय एथलीटों की खेल प्रतिभा को राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के लिए आयोजित पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? किस राज्य में किया गया साथियों? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे में दिया हुआ है, भारत के पहले राष्ट्रीय बहु खेल जनजातीय आयोजन खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का सफल आयोजन 25 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक छत्तीसगढ़ में किया गया था। इस ऐतिहासिक खेल महाकुंभ की प्रतियोगिताएं छत्तीसगढ़ के 3 प्रमुख शहरों रायपुर पूछा जाएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा किस किस शहर में किया गया था। तो प्रश्न शहर जो 3 शहर में किया गया था साथियों, रायपुर हो जाएगा, जगदलपुर हो जाएगा और हो जाएगा सरगुजा में आयोजित की गई थी, सरगुजा में आयोजित की गई थी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा साथियों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी नंबर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और इसके बारे में बात किया जाए साथियों, और आगे इसके बारे में बात किया जाए, आप लोग पूरा ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, और इसके बारे में और प्रश्न आ सकता है। और जिनका एग्जाम आके सभी लोग देखिएगा, आपसे पूछा जाएगा पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आधिकारिक शुभंकर क्या था जो स्थानीय स्मृति का प्रतीक है? तो इसका हो जाएगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा मोरवीर हो जाएगा। मोरवीर भाषा में मोर का अर्थ हमारा अपना और वीर का अर्थ हो जाएगा बहादुरी। मोर का अर्थ हो जाएगा अपना और वीर का अर्थ हो जाएगा बहादुरी। और ये देखा जाए खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 का अंतिम पदक तालिका में किस राज्य है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा है साथियों। तो अगला प्रश्न आ सकता है कि अगला प्रश्न पूछा जाए खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का अंतिम पदक तालिका में किस राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोरबी हो जाएगा। भाषा में बात किया जाए वही हो जाएगा साथियों। और यही अगला प्रश्न आ सकता है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 की अंतिम पदक तालिका में किन राज्य ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है? शीर्ष स्थान हासिल किया साथियों। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जिसका एग्जाम मांग के सभी लोग इस प्रश्न को देखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों
कर्नाटक में कुल जो है 38 जो है पदक जीता और जिसमें 23 स्वर्ण शामिल है, जिसमें 23 जो है स्वर्ण शामिल है। और अगला देखा जाए प्रश्न में यहाँ पे, खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 का 8 स्वर्ण पदक जीतकर सफल पुरुष एथलीट कौन बने? उत्तर में हो जाएगा मणिकांत यान हो जाएगा, तैराकी कर्नाटक में हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तैराकी कर्नाटक में हो जाएगा साथियों। ये चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बात क्या है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का अंतिम पदक तालिका में किस राज्य ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर हासिल किया है? हो जाएगा कर्नाटक। कुल जो है 38 को जीता है और 23 को स्वर्ण पदक जीता है साथियों। यही चलिए यहीं पे आपसे प्रश्न पूछा जाए, महिला वर्ग में ओडिशा की किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में तैराकी स्पर्धा में 5 स्वर्ण पदक जीत हासिल किया साथियों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखा जाए, वहाँ पे जो बात किए थे अभी बात किए थे जिसमें साथियों यहाँ पे महिला के बारे में अभी हम बात किए थे। यहाँ पे 30 पदक जो जीता है महिला के बारे में बात किए थे। महिला के बारे में तो एक महिला जो हो जाएगा साथियों, महिला जो उत्तर हो जाएगा अंजलि मुंडा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अंजलि मुंडा। और ये जो है छत्तीसगढ़ के किन 2 पारंपरिक स्वदेशी खेलों को इन जनजातीय खेल प्रतियोगिताओं को में प्रदर्शन खेलों के हो जाएगा साथियों के रूप में शामिल किया गया था? उत्तर हो जाएगा इसका सही हो जाएगा मलखंब और कबड्डी हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों। ये चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं 10 नंबर का। यहाँ पे देखा जाए, इसका सही आंसर बताइए आप लोग। इसका सही आंसर है हो जाएगा क्या दिया, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और बढ़ती डिजिटल लत को रोकने के लिए 16 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग हेतु सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले आधिकारिक घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला राज्य जो हो जाएगा साथियों, भारत का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए साथियों। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? जो 16 साल के वर्षों के बच्चों के कम उम्र नाबालिग के लिए जो है प्रतिबिंब लगा दिया गया है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आप लोग कमेंट करके इसका बताइए सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा साथियों कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यही चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस जैव अनुपयोगिक के मुख्य संरचनात्मक तत्व के रूप में कार्बन मौजूद नहीं है होता है? कार्बन मौजूद नहीं होता है साथियों। तो इसका सही आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिया हुआ है, इसका एनालाइज किया हुआ है। जल का रासायनिक सूत्र जो हो जाएगा H2O होता है जिसमें केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व होते हैं। जिसमें केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व होते हैं। इसमें कार्बन बिल्कुल नहीं पाया जाता है। इसमें कार्बन बिल्कुल नहीं पाया जाता, जबकि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और वसा सभी जटिल कार्बनिक यौगिक हैं जिसमें कार्बन मुख्य जो है तत्व के रूप में उपस्थित हो मुख्य जो है तत्व के रूप में उपस्थित होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आप लोग कमेंट करके बताइए। यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस जैव अणु का यौगिक मुख्य संरचनात्मक तत्व के रूप में कार्बन मौजूद नहीं होता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा साथियों आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा हो जाएगा। कमेंट करके इसका बताइए। तो देख सकते हैं इसमें जो दिया एनालाइज किया हुआ है, आप लोग यहाँ पे प्रश्न देखे होंगे, तो इसका एनालाइज से आप लोग बताइए। देखिए फिर से, जल वाटर का रासायनिक सूत्र H2O है जिसमें केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व होते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व होते हैं, कार्बन बिल्कुल नहीं होता है, कार्बन नहीं पाया जाता है, जबकि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और वसा सभी जटिल कार्बनिक यौगिक हैं जिसमें कार्बन मुख्य तत्व रूप से उपस्थित होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा
वसा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है, मानव प्रजनन शरीर क्रिया विज्ञान के अनुसार जहाँ पुरुषों में लाखों शुक्राणुओं का निर्माण होता है, वहीं एक स्वस्थ महिलाओं में सामान्य मासिक धर्म चक्र के दौरान प्रति माह औसतन कितने पीरियड अंडे अंडाशय से मुक्त होते हैं। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। और यहीं देखा जाए साथियों, आपसे प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है, मानव मादा प्रजनन पर प्रणाली में प्रति महीने जटिल हार्मोन प्रक्रिया चलती है, जिसमें मासिक धर्म चक्र के प्रत्येक महीने की शुरुआत में 2 अंडाशय में कई छोटे फॉलिकल्स विकसित होना शुरू होते हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही फॉलिकल पूरी तरह परिवर्तित होकर मुख्य फॉलिकल बनता है। चक्र के लगभग अगला देखा जा साथियों, चक्र के लगभग मध्य में लगभग 14वें दिन ओव्यूलेशन अंडोत्सर्ग का प्रक्रिया होती है, जिसमें इस प्रमुख फॉलिकल से केवल एक पीरियड अंडा ट्यूब में रिलीज होता है। यदि इस अंडे को शुक्राणु नहीं मिलता है तो यह व्यवसाय में स्तर के साथ मासिक धर्म के लिए केवल एक ही फॉलिकल पूरी तरह से पीरियड का प्रमुख फॉलिकल होता है साथियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नहीं, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया हुआ, मानव शरीर विज्ञान के अनुसार गले में स्थित थायराइड ग्रंथि, गले में जो है साथियों थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि द्वारा सुस्कृत होने वाले थायरोक्सिस हार्मोन का निर्माण निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी के कारण बाधित हो जाता है। तो इसका सही आंसर जो है साथियों आयोडीन की कमी के कारण शरीर में थायराइड और हार्मोन का उत्पन्न कम हो जाता है, जिसमें घंघा और हाइड्रोजन जैसी बीमारियां होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन। इसका सही आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। नहीं, चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखा जाए, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक विद्युतीय परिपथ में 10 ओम 2 का प्रतिरोध 220 वोल्ट के विभवांतर स्रोत से जुड़ा है। यदि इस परिपथ में 5 मिनट तक धारा प्रभावित होती है तो परिपथ से गुजरने वाले कुल विद्युतीय आवेश की गणना कीजिए। तो इसका सही आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा 6600 कूलम हो जाएगा, 6600 कूलम हो जाएगा साथियों। इसका आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, वैश्विक स्तर पर महिलाओं की स्थिति, न्याय और सुरक्षा का आकलन करने वाले प्रसिद्ध महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक का जारीकर्ता कौन है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रश्न। तो जियो लोग का 12 अगस्त का एग्जाम हुआ था, वो लोग कमेंट करके बताइए ये आया था क्या नहीं। तो इसका आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, वैश्विक स्तर पर जारी होने वाले महिला शांति सुरक्षा जो हो जाएगा, वैश्विक स्तर पर जारी होने वाला महिला शांति सुरक्षा हो जाएगा साथियों। और यही देखा जाए इसका सूचकांक का प्रकाशन मुख्य रूप से जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन फिश एंड सिक्योरिटी द्वारा फिश रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो का सहयोग से जाता है, ओस्लो का सहयोग से किया जाता है साथियों। और यही बात किया जाए, यह सूचकांक मुख्य रूप से 3 बुनियादी आयामों के समावेशन, न्याय और सुरक्षा के तहत 13 विभिन्न संकेतों का उपयोग करके दुनिया भर के देशों में महिलाओं के कल्याण का मूल्यांकन करता है। इस सूचकांक के नवीनतम संस्करण जो में है डेनमार्क से फर्स्ट स्थान पर पूछा है तो डेनमार्क है, सबसे कम हो जाएगा निचला स्थान पर प्राप्त हुआ है। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक से 181 देशों में से सूची में से कौन सा रैंक स्थान पर प्राप्त हुआ है, तो 131वां स्थान हो जाएगा, 131वां स्थान हो जाएगा साथियों। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा हो जाएगा।
इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका जो है साथियों, ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है इसका, ऑप्शन जो है इसका सी नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बात किया जाए तो ऑप्शन जो है इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे। ये प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न में हम दिया मानव शरीर क्रिया के अनुसार अंत श्वसन की प्रक्रिया के दौरान डायफ्रामा और पसलियों की गति में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है साथियों। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है मानव श्वसन तंत्र के अनुसार जो है श्वसन जो हो जाएगा दौरान, इसके दौरान जो है डायफ्रामा की नीचे ओर से सुचिंकित होकर चपटा हो जाता है और पसलियों जो है ऊपर तथा बाहर की ओर गति करते हैं, जिसमें फेफड़ों के आयतन बढ़ जाता है और हवा अंदर खींचती है। फेफड़ों का जो है साथियों आयतन बढ़ जाता है और हवा खींचते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा साथियों कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है दिए गए कार्बनिक यौगिक का सही पूछा जा रहा है। सही इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्य क्रियात्मक समूह जो इसका इस यौगिक के कार्बनिक शिवराज में उपस्थित है जो कार्बन परमाणुओं के बीच स्थिर है। कोटि कीटोन के लिए ISC का मानकर का ओम जोड़ा जाता है। तो यह जो है साथियों एक प्रोटीन और एक प्रोटीन हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा साथियों, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा हो जाएगा। इस यौगिक में कार्बनिक समूह सी हो जाएगा साथियों, वो उपस्थित है जो जो कार्बन हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे परिस्थिति तंत्र के खाद्यान्न एवं श्रृंखला के संरचनात्मक स्तरों के अनुसार निम्नलिखित में से प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर आप लोग बताइए। यहाँ पे दिया हुआ है एक पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण स्तरों को उनके भोजन के स्रोत के आधार पर विभाजित किया गया है। इसका जो है उत्पन्न हर पौधे और प्रकाश का संश्लेषण करने वाले जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें प्रथम पोषण स्तर कहा जाता है। दूसरा जो है साथियों प्राथमिक उपभोक्ता को ये पूरी तरह से शाकाहारी जीव होते हैं, जैसे गाय हिरण, शाकाहारी में गाय हिरण खरगोश टिड्डा और सीधे उत्पादों पौधे को खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यह जो है द्वितीय पोषण स्तर होता है सर, द्वितीय पोषण। तीसरा बात करें द्वितीय जो उपभोक्ता छोटे मांसाहारी जीव होते हैं, जैसे हो जाए मेढक लोमड़ी शाकाहारी होते हैं। चौथा जो है तृतीय उपभोक्ता में बात की जाए यह बड़े शीर्ष मांसाहारी जीव होते हैं, जैसे शीर्ष चीता मांसाहारी हो जाएगा। तो इसका में क्या परिस्थिति तंत्र खाद्य श्रृंखला में संरचनात्मक स्तरों के अनुसार निम्नलिखित में किसे प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में रखा गया है। प्राथमिक पूछा जा रहा है साथियों, तो इसका आंसर हो जाएगा शाकाहारी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 19 नंबर का प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। 19 नंबर का प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है यदि दो भिन्न द्रव्यमान वाली वस्तुओं पर एक हल्की और एक भारी पर एक समान परिमाण का बल लगाया जाता है तो किस धातु में अधिक त्वरण उत्पन्न होगा। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पे दिया हुआ है साथियों,
न्यूटन के गति, यहाँ पे दिया हुआ है न्यूटन के गति के नियम के अनुसार जो है साथियों, समान बल लगाने पर हल्की वस्तुओं पर अधिक उत्पन्न होगा, क्योंकि त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के ऊर्जा का अनुपाती होता है साथियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान का त्वरण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका कौन सा हो जाएगा? इसका आ जाएगा वस्तुओं को त्वरण बल हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 20 नंबर का प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। 20 नंबर का प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ साथियों, किसी अधिधर्मी तरल की अनाकृत 400 हर्ट्ज से अधिक इस त्वरण का होता है साथियों। तो इसमें जो है सूत्र के साथ यहाँ पे बनाया हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा 0.0025। इसका आंसर हो जाएगा 0.025। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न में बात किया जाए यहाँ पे रासायनिक विज्ञान को नामकरण नियमों के अनुसार किसी कार्बनिक यौगिक का मानक अंग्रेजी के बारे में। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आप लोग यहाँ से ध्यान से देख लीजिए, अगला एग्जाम में आने वाली प्रश्न है साथियों। और इसमें दिखा जाए यहाँ पे ये प्रश्न के बारे में यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे दिया हुआ है, यदि किसी युवती को मानसिक धर्म 21 वर्ष से परिवर्तित आयु में जाकर शुरू होते हैं तो चिकित्सा विज्ञान के अनुसार इसका मुख्य संभावित कारण क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा साथियों, चिकित्सा विज्ञान के अनुसार 15 वर्ष की आयु में मानसिक धर्म के शुरू होने की स्थिति को प्राइमरी एमेनोरिया कहा जाता है। यदि किसी लड़की को पीरियड्स 21 साल की उम्र में शुरू होते हैं तो इसका सबसे मुख्य और प्राथमिक कारण हार्मोन असंतुलन होता है। हार्मोन असंतुलन हो जाएगा साथियों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया, हाइड्रोजन के पारंपरिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है। पूर्णतः सत्य है तो प्रास्थानिक के तत्व होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या समान होता है। प्रोटॉन की संख्या समान होता है लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन भिन्न होते हैं। हाइड्रोजन के 3 प्रमुख समस्थानिक होते हैं साथियों, और एक प्रोटियम हो जाएगा, इसमें प्रोटियम हो जाएगा, इसमें एक प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन होता है। यह प्रकृति के सबसे अधिक 9.98 पाया जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाता है साथियों? क्या दिया हुआ, समस्थानिक वे तत्व होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक प्रोटीन की संख्या समान होता है। उनकी द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, उनकी द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता था। तो ये जो है जिनका परमाणु संख्या समान होता है। तो इसका हो जाएगा इन तीनों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए। 24 नंबर का प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। 24 नंबर का प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, जब मैग्नीशियम धातु को सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे किसी तीव्र क्षार के लिए अभिक्रिया कराई जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी मुक्त होती है साथियों। तो इसका सही आंसर आप लोग देखें, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। चलिए अगला और आगे एग्जाम होने वाली उन लोग ये प्रश्न को देखिएगा। तो इस प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विफल समांगी मिश्रण का सही उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो समांगी विवरण का ऐसे मिश्रण प्रत्येक भागों का संग्रहण और गुण पूरी तरह के एक समान है साथ उनके समांगी को कहा जाता है। पानी के किसी भी धातु जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम में होता है। तो इसका सही आंसर आप देखिए। और ये देखा जाए समांगी मिश्रण जब दो अलग अलग ठोस जैसे चीनी रेत और आपस में मिलाया जाता है तो उनका संगठन जो होता है एक समान नहीं होता है और दोनों के कण स्पष्ट रूप से अलग अलग दिखाई देते हैं। तो इस मांगी मिश्रण है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, चीनी और रेत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे। तो 26 नंबर का यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है,
जिनका एग्जाम हुआ है साथियों वो लोग कमेंट करके बताएं, जिनका नहीं हुआ वो लोग बताइएगा। इसी तरह का प्रश्न आने की संभावना है पूरी का पूरी साथियों। यह भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थिति में वास्तविक रूप से कार्य संपन्न होता है। तो इसका यहाँ पे दिया हुआ है साथियों कि भौतिक विज्ञान के नियमों के अनुसार हम जब किसी वस्तु को फर्श से उठाकर मेज पर रखते हैं तो वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध ऊपर की ओर बल लगाया जाता है। वस्तु के ऊपर और विस्थापन भी होता है, अतः इस स्थिति में कार्य वर्ग संपन्न होता है। तो इसका उठाकर भेज रखा जाता है। इसका जो हो जाएगा सही आंसर जो हो जाएगा साथियों, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखा जाए, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया जाए हुआ साथियों कि प्रकाशिकी के नियमों के अनुसार जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के मुख्य फोकस एफ और प्रकाशित केंद्र के मध्य में रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा। तो इसका सही आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिया हुआ किसी वस्तु को उत्तल लेंस के मुख्य फोकस एक्स और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है तो अपवर्तन के बाद किरणों पीछे की ओर बढ़ाने पर मिलती है। इसके कारण प्रतिबिंब आभासी और सीधा आवर्ती बड़ा और वस्तु की ओर हीन लेंस के पीछे बनता है। यह उत्तल लेंस की एकमात्र ऐसी स्थिति है जहाँ आभासी प्रतिबिंब निवारण होता है। तो आभासी प्रतिबिंब इसका हो जाएगा साथियों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आप लोगों का जिनका एग्जाम और होने वाली है सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। और जिनका जिनका एग्जाम है सभी लोग टेलीग्राम पे मेरा आप लोग जो भी प्रश्न याद रहता है वो लोग कमेंट करके वहाँ पे भेज सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।